इन्वेस्टिगेशन करते हुए चैन ऑफ एविडेंस का। अब चैन ऑफ एविडेंस के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी भी जगह पर जाता है तो उसको एविडेंस की एक चैन बनानी चाहिए। एविडेंस ऑफ चैन के अंदर भी ये होना चाहिए कि वहां पर तफ्तीशी को इस तरह की चैन क्रिएट करनी चाहिए कि जिससे ये लगे कि ये शख्स इंटर यहां से हुआ, नेक्स्ट टाइम इसने ये किया, उसके बाद से फायर किया, देन ये वहां से रूम से या कमरे से वहां निकला, ये बाइक पर बैठा और वहां से चला गया। चैन ऑफ एविडेंस इतनी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ टाइम सिर्फ इस चैन ऑफ एविडेंस के टूटने की वजह से जो बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट होता है, उस बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर मुल्जमान बरी हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एविडेंस की एक चैन बनानी चाहिए। एक शख्स किसी रूम में दाखिल होकर मर्डर करता है, दरवाजे को खोलेगा, उसके फिंगरप्रिंट लगेंगे, उसके घर में इंटर होगा तो फुटप्रिंट भी लगेंगे। सारी बातें वहां पर अगर उनकी हाथापाई होती है तो उसके डीएनए भी मिल जाएंगे, उसके बाल, हेयर स्टीम, पसीना। वहां पर चैन क्या बन रही है? फिंगरप्रिंट्स फर्स्ट स्टेप, फुटप्रिंट सेकंड स्टेप, बायोलॉजिकल एविडेंस के अंदर आपके बाल, ब्लड स्टीम, पसीना, इस तरह की जो स्वेटिंग्स, फोरेंसिक एविडेंस थर्ड चैन। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine। दिस इज़ मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक है पुलिस इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग पुलिस रूल 1934 एंड अकॉर्डिंग पुलिस रूल 1934 एंड रेड विद CRPC 1898। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर या क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर ट्रायल तक का जो प्रोसीजर है, पुलिस रूल क्या कहता है 1934 और CRPC की जो सेक्शन है वो रेलिवेंट कौन से हैं। इसके अंदर पुलिस रूल्स के सेक्शंस का भी जिक्र करूंगा मैं साथ साथ, कि कौन सी चीज़ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को करनी चाहिए, अगर वो नहीं करते या वो करते हैं और उनको नहीं करनी चाहिए, तो पुलिस रूल्स किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की परमिशन देती है और CRPC किस हद तक इन्वेस्टिगेशन की परमिशन किसी भी पुलिस ऑफिसर को देती है। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें। इस लेक्चर के अंदर हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन की डीप स्टडीज़ करेंगे अकॉर्डिंग पुलिस रूल। इन्वेस्टिगेशन, FIR, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, देन साइट प्लान, नक्शा नजरी बा स्केल, उसके बाद एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट, एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, रिकॉर्ड ऑफ विटनेस स्टेटमेंट, सर्च ऑफ पुलिस ऑफिसर पुलिस रूल के मुताबिक, और इन्वेस्टिगेशन अंडर सीन ऑफ डेथ एंड हीनियस ऑफेंसेस पुलिस रूल के। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के ऊपर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और देन ट्रायल का अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट स्टेप पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, टू इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, इसको हम ज़ुबान ज़दाम के अंदर FIR भी कहते हैं। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को इनिशियली स्टार्ट करवाने के हमारे पास दो प्रोसेस हैं। एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, इसको पुलिस रूल 1934 के अंदर चैप्टर 24.5 में मेंशन किया गया है और CRPC में 154 के अंदर मेंशन है। और दूसरा प्रोसेस हमारे पास एक क्रिमिनल कंप्लेंट का भी है, प्राइवेट कंप्लेंट का भी है, जो कि CRPC के अंदर मेंशन है। सेक्शन 200 के तहत भी हम क्रिमिनल कार्रवाई को लॉन्च करवा सकते हैं। ये दो प्रोसेस है किसी भी क्रिमिनल कार्रवाई को आगाज़ करवाने के। FIR होने के बाद या अगर प्राइवेट कंप्लेन होती है और मजिस्ट्रेट हुक्म दे देता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए, तो देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम सीन, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, वो 156 CRPC और पुलिस रूल चैप्टर 25.1 1934 के तहत पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है। जब भी किसी प्लेस ऑफ अकरेंस पर पुलिस जाएगी, ऐसा प्लेस ऑफ अकरेंस जो या तो डिक्योटी से रिलेट करता है, थेफ्ट से रिलेट करता है, मर्डर या हीनियस ऑफेंसेस से रिलेट करता है, बॉम्बिंग से रिलेट करता है, या मुंशियात से रिलेटेड कोई भी हीनियस ऑफेंस से रिलेट कोई भी प्लेस ऑफ अकरेंस है, वहाँ पर जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाएगा वो एक साइट प्लान तैयार करेगा, जिसको उर्दू में या ज़ुबान ज़दाम नक्शा नजरी बा स्केल भी कहा जाता है, मौका वारदात का नक्शा, जिसके अंदर अगर वो मर्डर सीन है, डेथ सीन है, या फिर वो डिक्योटी का या मुंशियात का या वट एवर जिस तरह का भी प्लेस ऑफ अकरेंस है, उसके बारे में डिटेल से बताएगा कि ये नक्शा किस जगह पर वाक़या है, रोड पर है, मीन आउटडोर है या इनडोर, घर के अंदर है, जिस घर में है या छत पर है तो किस जगह पर ये लोकेटेड है, इसके राइट लेफ्ट अप डाउन आगे पीछे क्या चीज़ें मौजूद है। तो इस चीज़ के बारे में वो नक्शा साइट प्लान तरतीब देगा उस काज ऑफ उस अकरेंस प्लेस का। जो नक्शा साइट प्लान तरतीब दिया जाएगा, ये पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25.13 के अंदर मेंशन है और ये एक डिटेल इसकी रीडिंग है। इसके ऊपर हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे, सो सब्सक्राइब द चैनल। नक्शा साइट प्लान तरतीब देने के बाद जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो वहाँ पर दो मेन काम करेगा। एक करेगा कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जितने भी वहाँ पर एविडेंस है, एविडेंस एदर वो फिंगरप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं, हैंड प्रिंट्स हैं, वेपन है, वेपन से निकली कोई गोली है, बारूद की कोई चीज़ है, बाल हैं, स्टीम्स हैं, थूक है, ब्लड स्टीम्स हैं,
कपड़े वहाँ पर मौजूद हैं, अदर वो मुलजम के हैं या मकतूल के, वो जितनी भी इस तरह से रिलेटेड एविडेंस है उनको वो कलेक्शन करेगा। कलेक्शन ऑफ एविडेंस और एक्सपर्ट एविडेंस को पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25.15, 14, 16, 17 एंड अदर इन सेक्शंस के अंदर इसको एलेबोरेट किया गया है कि किस तरह की एविडेंस को किस तरीके से वो कलेक्ट करेगा। इसके बाद वो रिटन स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा। वहाँ पर मौके पर जो लोग मौजूद हैं, अगर कोई आई विटनेस मौके पर मौजूद है तो उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, या फिर कोई शख्स बजाते खुद गवाह बनना चाहता है, गवाही देना चाहता है, तो उसकी भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टेटमेंट को रिकॉर्ड सीआरपीसी सेक्शन 161 और पुलिस रूल 25.18 के तहत उस एविडेंस को, विटनेस के एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, सर्च वारंट लेना या सर्चिंग करना पुलिस ऑफिसर का। पुलिस रूल 1934 25.23 के तहत पुलिस या तो सर्च वारंट लेगी गेजेट ऑफिसर से या मजिस्ट्रेट से, या मुमकिन हद तक अगर सर्च वारंट लेते हुए जो वकूआ है या कोई ऐसी जगह उसके ख़राब होने का खदशा है तो इमीडिएटली इन सेक्शन के तहत सर्चिंग करेगी। और पुलिस रूल 25.33 के अंदर प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं डेथ सीन के। ये एक डिटेल प्रोटोकॉल्स हैं, इनके ऊपर अलग से भी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जिसमें डिटेल चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कत्ल के अंदर, जो कत्ल सीन के ऊपर मौका वारदात पर अगर पुलिस ऑफिसर जाते हैं तो वहाँ पर वो किस तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के पाबंद हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है चैन ऑफ एविडेंस का। अब चैन ऑफ एविडेंस के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव जजमेंट है। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी भी जगह पर जाता है तो उसको एविडेंस की एक चैन बनानी चाहिए। चैन की जो आसान अल्फाजों में अगर मैं आपको इसकी इंटरप्रिटेशन बताऊं तो वो ये है कि अगर गिनती को हम 1 से 10 तक गिने तो अगर 5 के बाद 6 आता है कॉमन सेंस की सूरत में, और लॉजिकली भी, नॉलेजफुली भी और कॉमन सेंस में भी, कि 5 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 7। एविडेंस ऑफ चैन के अंदर भी ये होना चाहिए कि वहां पर तफ्तीशी को इस तरह की चैन क्रिएट करनी चाहिए कि जिससे ये लगे कि शख्स इंटर यहां से हुआ, नेक्स्ट टाइम इसने ये किया, उसके बाद से फायर किया, फायर करने के बाद इसने दूसरा फायर किया, देन ये वहां से रूम से या कमरे से वहां उस जगह से निकला, ये बाइक पर बैठा और वहां से चला गया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक चैन बनानी चाहिए। ये चैन ऑफ एविडेंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ टाइम सिर्फ इस चैन ऑफ एविडेंस के टूटने की वजह से जो बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट होता है, उस बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। तो लिहाजा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एविडेंस की एक चैन कलेक्ट करनी चाहिए ताकि एविडेंस का, हर पिछली एविडेंस का अगली एविडेंस के साथ और अगली एविडेंस का उससे अगली एविडेंस के साथ एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट हो सके। अगर शख्स, फॉर एग्जांपल, एक शख्स किसी रूम में दाखिल होकर मर्डर करता है तो जब वो दाखिल होगा, किसी दरवाजे को खोलेगा, उसके फिंगरप्रिंट लगेंगे उसके ऊपर। घर में इंटर होगा तो फुटप्रिंट भी लगेंगे। सारी बातें वहाँ पर अगर उनकी हाथापाई होती है तो उसके डीएनएस भी मिल जाएंगे, उसके बाल, हेयर स्ट्रीम, पसीना, ब्लड या कुछ भी इस तरह का वहाँ पर आपको मौजूद होगा। तो यहाँ पर चैन क्या बन रही है? फिंगरप्रिंट्स फर्स्ट स्टेप, फुटप्रिंट सेकंड स्टेप, बायोलॉजिकल एविडेंस के अंदर आपके बाल, ब्लड स्ट्रीम, पसीना, इस तरह की जो स्वेटिंग्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपकी बायोलॉजिकल, फोरेंसिक एविडेंस थर्ड चैन। उसके बाद वो शख्स अगर वहाँ पर फायर करता है और फायर करते गोली मकतूल को लगती है तो गोली का खाली बुलेट भी वहाँ से मिल सकता है। देन उस बुलेट को आप जिस वेपन से निकली उसके साथ मैच करके और उस वेपन के ऊपर जो मुलजम के फिंगरप्रिंट होंगे उनके साथ मैच करके आप एक फर्दर 6, 7, 8, 9 चैन ऑफ एविडेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चैन ऑफ एविडेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके केस को या प्रोसिक्यूशन के केस को या मकतूल के केस के अंदर मकतूल के केस को साबित करने के लिए। इन तमाम चीज़ों को, जितनी भी एविडेंस कलेक्ट की है, विटनेस कलेक्ट किए हैं या जो कुछ भी वहाँ से कलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस है या कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट ऑफ प्लेस ऑफ अक्रस एविडेंस है, इनको पुलिस अपनी ज़िम्नियात के अंदर, पुलिस डायरीज के अंदर मेंशन करेगी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। पुलिस डायरी का सीआरपीसी में जिक्र 172 के अंदर आता है और पुलिस रूल 1935 के अंदर 25.53 के अंदर पुलिस ज़िम्नियात का, डायरीज का डिटेल डिस्कशन है। इसके ऊपर डिटेल से बात की गई कि पुलिस अपनी डायरीज के अंदर वो तमाम चीज़ें, वो स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग थाने से निकल कर और वापस थाने में आने तक जितने भी प्रोसेस अडॉप्ट किए हैं पुलिस ने, उनको इन राइटिंग मेंशन करेगी अपनी ज़िम्नियात में, जिसको आप तफ्तीश बुक भी कह सकते हो और पुलिस डायरीज़ कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और हमारी ज़ुबान ज़दाम के अंदर उसको ज़िम्नियात या ज़िमनी भी कहा जाता है। ज़िम्नियात मुकम्मल करने के बाद चूँकि 14 दिन के अंदर चालान जमा करवाना होता है कोर्ट में और पुलिस यूजली नहीं करवा पाती, तो वो एक इनकम्प्लीट चालान जो कोर्ट में सबमिट करवाती है। इनकम्प्लीट चालान 25.56 जमा करवाया जाता है कि अब तक की हमारी ये तफ्तीश है, ये हमारी जो ज़िम्नियात कोर्ट में पेश की गई हैं, लेकिन मज़ीद तफ्तीश इसके ऊपर, चूँकि बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फोरेंसिक एग्जामिनेशन होते हैं या कुछ विटनेस की इंफॉर्मेशन या
इन अदर किसी मुल्ज़मान को पकड़ना, तो 14 दिन के अंदर तफ्तीश मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता इस तरह के केसेस में। तो इसलिए हर वक्त पुलिस को भी हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि जी उन्होंने 14 दिन में तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। बहुत सारे मामलों के अंदर इन्वेस्टिगेशन, आउट ऑफ स्टेशन करना, लोगों से मिलना, फॉरेंसिक की रिपोर्ट का इंतज़ार करना, मेडिकल की रिपोर्ट का इंतज़ार करना, तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर कई महीने लग जाते हैं। तो लिहाजा पुलिस 14 दिन के अंदर जो सरसरी, फर्जी और इनकम्प्लीट चालान है जो वक्ती उन्होंने कलेक्शन की है एविडेंस के लिए, वो कोर्ट में सबमिट करवा देती है कि जनाब हमें बाकी कुछ टाइम दरकार है एविडेंस कंप्लीट करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, तो हम इनकम्प्लीट जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट करें ताकि कोर्ट अपने ट्रायल को तो आगे स्टार्ट करे, तो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम कंप्लीट चालान के साथ कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे। और कंप्लीट चालान पुलिस कब पेश करती है? जब पुलिस को लगे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको जब ये लगे कि अब मज़ीद मुकदमे के अंदर तफ्तीश की ज़रूरत नहीं, तमाम एविडेंस भी आ चुकी हैं, विटनेस की अपनी स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है, फॉरेंसिक की एविडेंस भी आ चुकी है, मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, और इसके अलावा जितनी भी तफ्तीश के मराहल थे वो कंप्लीट हो चुकी है, मज़ीद तफ्तीश की अब इस केस पर ज़रूरत नहीं, तो पुलिस फिर अपनी फ़ाइनल या कंक्लूसिव या कंप्लीट रिपोर्ट मुरतब करती है अपने ज़िम्नियात के अंदर ही, और उसी रिपोर्ट की एक कॉपी अदालत में कंप्लीट चालान की सूरत में सबमिट करवाती है। कंप्लीट चालान 25.57 पुलिस रूल के मुताबिक सबमिट किया जाता है और सीआरपीसी के 173 सेक्शन के तहत इसको कंप्लीट चालान को कोर्ट में सबमिट किया जाता है, कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है। जब कोर्ट कंप्लीट चालान को या इनकम्प्लीट चालान को ये देखती है कि अब मुल्ज़म के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बेसिकली जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का ये कंप्लीट चालान या इनकम्प्लीट चालान है ये वाया प्रोसिक्यूशन कोर्ट में सबमिट करती है, जो एडीपीपी साहब होंगे उनके थ्रू कोर्ट में सबमिट किया जाएगा और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर कि हमारे पास खातर ख्वाह एविडेंस है मुल्ज़म के खिलाफ, लिहाजा ट्रायल को स्टार्ट किया जाए, तो कोर्ट फिर इस ट्रायल को आगे स्टार्ट करती है। जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो मुल्ज़म को समन नोटिस जारी किए जाते हैं उसी थाने के थ्रू जिस थाने के अंदर एफआईआर हुई है, या मुल्ज़म बेल पर है, और अगर मुल्ज़म जेल में है तो देन जिस जेल के अंदर मौजूद है उस जेलर के जिस जेल में मौजूद है उस जेल के जेलर के थ्रू उसको समन किए जाते हैं कि वो अपना वकील इंगेज करके कोर्ट में पेश हो, और अगर वो बेल पर है तो जिस थाने के अंदर एफआईआर है उसी थाने के थ्रू समन जो है वो मुल्ज़म तक पहुँचाए जाते हैं कि आप मुल्ज़म को पाबंद करवाएं कि फ़लाँ डेट को अदालत के अंदर पेश हो। अगर वो पेश नहीं होता तो इसके ऊपर हमारी एक अलग से वीडियो है। अगर अदालत किसी को नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दे या इश्तिहारी कर दे, किसी की जायदाद को कुर्की कर दे, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा अदालत से अपनी जायदाद को या इश्तिहारी हुए स्टेटस को ख़त्म करवाने के लिए, उसके ऊपर अलग से हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है। तो जब आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अगर मुल्ज़म जब मुल्ज़म पेश होता है अदालत में तो उसके ट्रायल की प्रोसीडिंग को, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल को स्टार्ट कर दिया जाता है। सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रियल ट्रायल दोनों डिफरेंट है, इसके ऊपर भी हमारी बहुत जल्दी वीडियोज़ अपलोड हो जाएगी। लेक्चर इज़ कंप्लीट। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।